कन्वर्ट हो पाएंगे, सारे के सारे सीड सक्सेसफुली एक न्यू प्लांट नहीं बन पाएंगे। कितने कटिलेडन्स है एक सीड में, उसके बेसिस पे दो तरह के सीड्स होते हैं। एक होता है मोनोकटिलेडनस, जिसके पास बस एक कटिलेडन होता है, ठीक है। एक होता है डाइकटिलेडनस, जिसके पास दो कटिलेडन्स होते हैं। तो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा, तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही, ये जो होल है उसी के थ्रू ऑक्सीजन एम्ब्रायो तक पहुंचता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि जर्मिनेशन क्या है, और जर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान देना। एक टेस्ट ट्यूब में पायरोगिलिक एसिड को हैंग कर दिया गया है इनसाइड द बीकर, और एक केस में क्या है, प्लेन वाटर है, और दोनों में सीड्स है, दोनों में वेट कॉटन वुल प्लेस किया गया है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 आईसीएसई का एक चैप्टर जिसका नाम है सीड, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जर्मिनेशन क्या होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने हैं, ठीक है। लास्ट जो इससे पहले वाला जस्ट चैप्टर है ना बुक में, वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लांट के, वो फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद जो ओवरी होती है वो स्वेल हो जाती है एंड इट टर्न्स इनटू अ फ्रूट। तो ओवरी क्या बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, एक फ्रूट बन जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, जो ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो सीड बन जाते हैं, ठीक है। तो ओवरी तो फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट के अंदर क्या आ जाएंगे, सीड। वो सीड एक्चुअली पहले क्या थे, ओव्यूल्स थे, ठीक है। व्हाट इज अ फ्रूट? द एनलार्ज्ड राइपेंड ओवरी विद द ओवरी वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल एनक्लोजिंग द सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है ना, वो स्वेलअप हो जाती है, इट टर्न्स इनटू अ फ्रूट, और उसके अंदर होते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, ठीक है, जो हो जाते हैं सीड, जो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और जितने भी पेटल्स है, सेपल्स है, वो सब झड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड। फ्रूट का काम क्या है, फ्रूट के अंदर होते हैं ना सीड्स, तो फ्रूट सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सीड डिस्पर्जल। अब सीड डिस्पर्जल क्या होता है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी सीड्स है, अगर आप उनको साथ में प्लांट कर दोगे ना, मतलब अगर आप उसको साथ में एकदम बगल बगल में ग्रो करवाओगे, तो दे विल कम्पीट विथ ईच अदर। मतलब वो लोग आपस में कंपटीशन करने लग जाएंगे। कंपटीशन किस चीज में, न्यूट्रिएंट पाने के लिए, फिर वाटर पाने के लिए। तो ये सब ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को थोड़ा दूर दूर प्लांट करते हैं, ताकि हर एक सीड को एडिक्वेट कंडीशंस उसके फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। ये खाली हम ही लोग नहीं करते हैं, ये नेचर भी अपने थ्रू करता रहता है, ठीक है। जैसे कि जो भी एनिमल्स वगैरह है, अगर वो फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कहीं और जा करके मतलब डेफिकेट करेंगे, और उनके एक्सक्रीटा में, उनके डंग में क्या होगा, वो सीड्स होगा, ठीक है। तो सीड्स वो फैलाने का काम करते हैं। फिर और भी, जैसे हम ही लोग अगर फ्रूट्स खाते हैं, तो जो सीड्स होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सीड्स फैल जाते हैं, और फिर उनको मतलब प्रॉपर अगर वेदर कंडीशंस मिले तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर विंड भी सीड्स को डिस्पर्स करने का काम करता है, वाटर भी सीड्स को फैलाने का काम करता है। तो अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बहुत ही कम सीड्स एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो पाएंगे, सारे के सारे सीड्स सक्सेसफुली एक न्यू प्लांट नहीं बन पाएंगे। फिर क्या एग्जाम्पल क्या है, मैंगो एंड पी पॉड, ये फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। फ्रूट्स के तो और भी एग्जाम्पल्स आपको पता ही होंगे। अब सीड क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है ना, वो फर्टिलाइज तो हो ही गया है, उसमें मेल गैमेट एंटर कर चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब वो ओव्यूल क्या बन गया है, सीड बन गया है, जिसके अंदर होगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो होता है बेबी प्लांट, जो आगे जाकर के क्या बनेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। द राइपेंड ओव्यूल, इट कंटेन्स द एम्ब्रायो व्हिच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब सीड कोड का काम क्या होता है, अब सीड क्या करता है, सीड का फंक्शन क्या है, वो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है। जो एम्ब्रायो है ना, वो सीड के अंदर होता है, एंड इट इज वेरी डेलिकेट, बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीड के ऊपर एक टफ कवरिंग होती है, एक टफ सा कवर होता है जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसका नाम है सीड कोट। फिर एग्जाम्पल है बीन सीड, पीस वगैरह। अब ग्रेन क्या है, व्हाट इज अ ग्रेन, फाउंड इन मेज,
व्हीट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ग्रेन्स है, ठीक है। अब ग्रेन्स, सीड और फ्रूट में क्या फर्क है, ठीक है। Where the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. Normally क्या होता है, ये है एक फ्रूट, इसके अंदर होंगे सीड्स, तो सीड कोट तो सीड के ऊपर होगा और ये है फ्रूट वॉल, तो ये दोनों अलग अलग है ना, फ्रूट वॉल इधर है और सीड कोट इधर है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये होता है फ्रूट के केस में, ठीक है। पर ग्रेन के केस में क्या होता है, ये जो सीड कोट है ना और ये जो फ्रूट वॉल है ये चिपके हुए होते हैं, मतलब ये जो बीच का फ्लैशी पार्ट है उतना होता ही नहीं है। तो ग्रेन में क्या है, फ्रूट वॉल और सीड कोट क्या है, चिपके हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को ग्रेन बोला जाता है। दे आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द सीड एंड एम्ब्रायो, इस प्रोटेक्टिव लेयर का क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अल्टीमेटली किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेज हो गया, व्हीट हो गया, दीज आर ऑल ग्रेन्स, ठीक है, ये सब ग्रेन्स के कैटेगरी में आते हैं, सीड्स के कैटेगरी में नहीं आते। अब सीड के बारे में और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, सीड एक मैच्योर ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट जिसको एम्ब्रायो कहते हैं, ये सब हमने अभी डिस्कस किया है, which develops from the fused sperm nucleus and the egg nucleus। तो एम्ब्रायो कब डेवलप होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तब एम्ब्रायो डेवलप होता है सीड के अंदर ना। तो स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग का न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज हो जाता है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, और एग न्यूक्लियस क्या है, फीमेल गैमेट। अब द एम्ब्रायो रिमेन्स इन एन इनएक्टिव और डॉर्मेंट स्टेट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। तो जब तक एक सीड को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलते तो सीड स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, मतलब अभी उसको उतनी एक्टिविटीज नहीं करनी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है ना। उसको लगेगा एनर्जी, एनर्जी के लिए उसको लगेगा ऑक्सीजन और भी न्यूट्रिशन, है ना, पर अभी उसके पास वो प्रॉपर कंडीशंस है ही नहीं। तो जब प्रॉपर कंडीशंस है ही नहीं तो फालतू की एक्टिविटीज क्यों करना, एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी है भी नहीं, इससे अच्छा डॉर्मेंट स्टेज में चले जाओ। जब प्रॉपर वेदर कंडीशंस मिलेंगे तब फिर सीड एक्टिव हो जाएगा, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। The seed also contains food material for the nourishment of the embryo during germination। तो सीड कुछ ऐसा सा होता है, अगर आप राजमा को ऐसे तोड़ करके देखोगे बीच से तो सीड ऐसा होता है, बीच में कुछ एम्ब्रायो होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो फ्लैशी पार्ट है ना ये होता है कार्टिलेडन। तो यही फूड प्रोवाइड करता है प्लांट को, एम्ब्रायो को, ठीक है। तो सीड्स कंटेन फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रायो फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि सीड के अंदर जो प्लांट है वो अभी तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर ही नहीं आया है, तो तब तक सीड को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये फूड रिसोर्स है सीड का, ठीक है, जो उसे तब तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब तक प्लांट बाहर नहीं आ जाता, जब तक प्लांट को सनलाइट मिल करके फिर वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर देता। तो उसके लिए प्लांट को बाहर आना पड़ेगा ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसको इस फूड से मिलेगी। अब सीड्स कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, 100 साल तक सीड्स जो है वो डॉर्मेंसी में रह सकते हैं, ठीक है। तो जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तब तक सीड्स क्या है, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। अब टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन कटिलेडन नंबर, तो कितने कटिलेडन है एक सीड में उसके बेसिस पे दो तरह के सीड्स होते हैं। एक होता है मोनोकटिलेडनस जिसके पास बस एक कटिलेडन होता है, ठीक है। एक होता है डाइकटिलेडनस जिसके पास दो कटिलेडन्स होते हैं। अब कटिलेडन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो दो येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, कटिलेडन है। तो ये एक डाइकॉट सीड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास दो कटिलेडन है। अब मोनोकॉट सीड क्या होता है, जिसके पास बस एक ही कटिलेडन होता है, ऐसे दो अलग अलग सेक्शंस नहीं होते हैं। तो कटिलेडन ना, सीड्स कंटेनिंग वन कटिलेडन, सीड्स कंटेनिंग टू कटिलेडन, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो मोनोकटिलेडनस का क्या है, मेज एंड ग्रास, एंड डाइकटिलेडनस का क्या है, पी, ग्राम, बीन, ये डाइकटिलेडनस सीड्स के एग्जाम्पल है। अब एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी सीड्स को डिवाइड किया जाता है। अब एंडोस्पर्म भी कटिलेडन की ही तरह होता है। कुछ कुछ सीड्स में कटिलेडन होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, कुछ कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पर्म भी वही काम करता है। एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं,
इनके केस में कटिलेडन्स बहुत ही पतले होते हैं, ना के बराबर फूड स्टोर करते हैं, बस एक मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, एकदम पतले से कटिलेडन। ये फूड स्टोर नहीं करेंगे एल्बुमिनस सीड्स में। इनमें फूड स्टोर कौन करेगा? एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मेज, व्हीट। एग्स एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं? जिनमें कटिलेडन्स फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि जो बीन का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना नीचे, जो आपको कटिलेडन शो किया था, तो वो क्या है? एक्स एल्बुमिनस सीड्स है, क्योंकि उनमें फूड कौन स्टोर कर रहा है? कटिलेडन स्टोर कर रहा है। एंडोस्पर्म फूड स्टोर नहीं कर रहा है, एंडोस्पर्म यूज हो चुका है। ठीक है ना, तो कटिलेडन स्टोर फूड एंड बिकम्स थिक एंड फ्लेशी। एग्जाम्पल है पी, बीन वगैरह। तो एंडोस्पर्म है क्या? एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो कोई कोई सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है, कोई कोई सीड्स में एंडोस्पर्म होता है। जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा तो उनमें कौन फूड स्टोर करेगा? कटिलेडन्स। और जिनमें एंडोस्पर्म होगा तो उसमें कटिलेडन्स बहुत ही पतले होंगे, ना के बराबर। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड, तो ये रहा एक बीन सीड, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दो है कटिलेडन्स, ठीक है। ये पार्ट जो है ना, इसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, पूरा का पूरा ये जो छोटा सा प्लांट दिख रहा है उसको एम्ब्रायो बोला जाता है। अब एपिकॉटिल क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट है एपिकॉटिल, ठीक है। हाइपोकॉटिल क्या है? ये नीचे वाला पार्ट है हाइपोकॉटिल। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? एपिकॉटिल। नीचे वाला ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? हाइपोकॉटिल। एंड जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है ये है रेडिकल, जो आगे जाकर के रूट बन जाएगा, रूट्स फॉर्म करेगा। तो नीचे वाला पार्ट क्या है? रेडिकल है, जो आगे जाकर के क्या फॉर्म करेगा? रूट्स फॉर्म करेगा। एंड ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये जो पार्ट है ये है प्लूम्यूल, ठीक है। जो दो पत्ते छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है? प्लूम्यूल। ये आगे जाकर के शूट फॉर्म करेंगे। रूट एंड शूट तो पता ही होगा आपको, जमीन के ऊपर वाले पोर्शन को शूट बोलते हैं, जमीन के नीचे वाले पोर्शन को रूट्स बोलते हैं। तो रेडिकल आगे जाके क्या फॉर्म करता है? रूट सिस्टम। एंड प्लूम्यूल जो है, ये जो दो छोटे छोटे पत्ते हैं, ये आगे जाकर के शूट सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस पार्ट इज द एपिकॉटिल एंड दिस पार्ट इज द हाइपोकॉटिल। अब टेस्टा एंड टेगमेन क्या होता है? ये जो आउटर मोस्ट टफ लेयर है इसको टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको टेगमेन बोलते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन करके। हमने वैसे तो सब डिस्कस कर लिया है, अब इसको डिटेल्ड वर्जन इसका देखेंगे। अब सीड कोट क्या है? द आउटर मोस्ट ब्राउनिश कवरिंग कंपोज्ड ऑफ टू लेयर। जो टेस्टा एंड टेगमेन हमने पढ़ा था तो वो सीड कोट का ही पार्ट है। सीड कोट दो लेयर से बना है, तो आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा एंड इनर डेलिकेट लेयर को बोलते हैं टेगमेन। तो जो टेस्टा है इट इज टफ एंड टेगमेन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसका काम क्या है? एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखना, बिकॉज इट इज अ टफ लेयर। तो इसका काम क्या होगा? इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम इंजरी, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स। तो इन सब से एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हाइलम क्या है? जब ओव्यूल्स, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडमली ऐसे बना रही हूँ, ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी है। इसके अंदर ऐसे ओव्यूल्स लगे हुए थे, है ना। ये जो वॉल जैसा स्ट्रक्चर है, जो प्लेसेंटा था, ठीक है, इसमें ओव्यूल्स लगे हुए थे। तो ये जो वॉल जैसा स्ट्रक्चर है इससे ओव्यूल्स अटैच्ड है, चिपके हुए हैं, है ना। तो जब सीड्स बाहर निकल आए ना, तो जब वो अलग हुआ, वॉल से अलग हो गए सीड्स, तो वहां पे एक स्कार फॉर्म हो गया, वहां पे एक दाग फॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो स्कार है जो यहाँ पे होता है, क्योंकि यहीं से जो सीड था ना वो ओवरी के जो प्लेसेंटा है, ये जो बीच में जो लाइन है इससे अटैच था, जुड़ा हुआ था। जब ये अलग हो गया तब यहाँ पे एक दाग रह गया, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इसी दाग के आसपास यानी कि ऊपर, ये तो व्हाइट कलर का जो स्कार है वो आपको हाइलम दिख ही रहा होगा, इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? वाटर अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा सीड को, एयर का एक्सचेंज में मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें माइक्रोपाइल मदद करता है। A distinct whitish oval scar on the concave side of the seed, it represents the spot where the ovule was attached to the ovary wall. तो इसी spot से जो ovule था वो attached था placenta से। माइक्रोपाइल क्या है? A tiny pore situated close to the hilum। तो हाइलम के बगल में एक होल होता है। Allows the entry of pollen tube during fertilization। तो जो मेल गैमेट था
जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज कर रहा था, तो वो अंदर कैसे गया? एक होल के थ्रू गया होगा ना। तो इसी माइक्रोपाइल के अंदर से ही पोलन ट्यूब एंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल, एंड फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर ये ओव्यूल बन जाता है एक सीड। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के ऊपर। अब ये एक ट्यूब फॉर्म करेंगे एंड फिर ये सीड के अंदर पेनेट्रेट करेंगे। ये जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमेट को ट्यूब के फॉर्म में आगे भेजेगा। ठीक है, जैसे कि यहां से एक ट्यूब जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस ट्यूब में यहाँ पे क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, तो ये चला जाएगा ओव्यूल के अंदर, पहले तो जाएगा ओवरी के अंदर, फिर जाएगा ओव्यूल के अंदर, पेनेट्रेट होगा, तो इसी होल के थ्रू पेनेट्रेट होगा, और इस होल को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब फंक्शंस क्या है माइक्रोपाइल का? जब भी सीड को वाटर में सोक किया जाता है तो सीड फिर फूल जाता है। कैसे? बिकॉज इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही पानी सीड के अंदर चला जाता है एंड सीड फूल जाता है। When soaked in water, seed absorbs water mainly through the micropyle. आपने नोटिस किया होगा जब भी अगर रात में राजमा भिगोए हुए होते हैं या कोई भी सीड, ठीक है, भिगोया हुआ होता है, तो वो दिन में फूल जाता है क्योंकि माइक्रोपाइल के थ्रू उसके अंदर वाटर चला जाता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल किस चीज में मदद करता है? वाटर अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाए और एम्ब्रायो ग्रो करके बाहर आ पाए। क्योंकि अगर पानी अंदर नहीं जाएगा तो सीड कोट हार्ड ही रह जाएगा, तो एम्ब्रायो में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतने टफ सीड कोट को फाड़ करके बाहर आ जाए। ठीक है, तो वाटर अब्सॉर्ब करने में माइक्रोपाइल मदद करता है। दूसरा क्या है? एम्ब्रायो जो है ना उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, तो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा। तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही, ये जो होल है उसी के थ्रू ऑक्सीजन एम्ब्रायो तक पहुंचता है इनसाइड द सीड। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो में क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे है कटिलेडन्स। कटिलेडन्स क्या करते हैं? एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तब तक जब तक वो बेबी प्लांट जो एम्ब्रायो है वो बाहर नहीं आ जाता। एक बार एम्ब्रायो बाहर आ गया तब वो फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता है, तब कटिलेडन्स का कोई भी काम नहीं है, कटिलेडन्स झड़ जाते हैं। फिर एम्ब्रायो जो है, ये जो बेबी प्लांट है, इसके दो पार्ट्स है, एक है प्लूम्यूल, ये जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक है रेडिकल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो प्लूम्यूल क्या है? वो आगे जाकर के शूट सिस्टम फॉर्म करता है, जो जमीन के बाहर वाला पार्ट होता है प्लांट का, हरा पार्ट होता है, तो वो क्या होता है? प्लूम्यूल आगे जाकर के शूट सिस्टम फॉर्म करता है, उसे ही शूट सिस्टम बोलते हैं। ये आगे जाकर के प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। ठीक है, नाउ रेडिकल क्या है? रेडिकल आगे जाकर के रूट सिस्टम फॉलो करता है, जो प्लांट के लिए वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करेगा। ये जमीन के अंदर वाला पार्ट है जो रूट सिस्टम है। तो प्लूम्यूल आगे जाकर के शूट सिस्टम फॉलो करता है, रेडिकल आगे जाकर के रूट सिस्टम फॉलो करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द मेज ग्रेन, तो अभी तक हमने बीन सीड के बारे में पढ़ा था जो कि एक डाइकॉट सीड है। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट सीड के बारे में, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मेज ग्रेन। तो क्योंकि ये एक ग्रेन है तो इसमें फ्रूट वॉल एंड जो सीड कोट है वो साथ ही में जुड़ा हुआ होगा एंड इट विल प्रोटेक्ट द सीड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? जो पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल है, और जो सीड कोट है, दोनों जुड़े हुए हैं। अब मेन पार्ट क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, फ्यूज फ्रूट वॉल एंड सीड कोट। तो प्रोटेक्टिव लेयर के नाम पे यहाँ पे क्या है? फ्रूट वॉल एंड सीड कोट दोनों जुड़े हुए हैं। फिर एंडोस्पर्म क्या होता है? इस केस में कटिलेडन्स ना के बराबर होते हैं, बहुत ही पतले मेम्ब्रेन जैसे होते हैं। इस केस में कौन फूड स्टोर करेगा? एंडोस्पर्म फूड स्टोर करेगा। इसलिए मेज ग्रेन एक एल्बुमिनस सीड है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म फूड स्टोर कर रहा है, कटिलेडन्स फूड स्टोर नहीं कर रहे हैं। एम्ब्रायो क्या है? सिचुएटेड ऑन वन साइड, इट इज अ वेरी स्मॉल रीजन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एम्ब्रायो क्या है। ये वाला जो पोर्शन है ना, मतलब कि अगर इधर से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको एम्ब्रायो बोलते हैं। ये मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको इतना क्लियरली एम्ब्रायो नहीं दिखेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको एम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, और एंडोस्पर्म के ऊपर एक लेयर है एल्यूरॉन लेयर विच इज रिच इन प्रोटीन, ये रहा एंडोस्पर्म। फिर एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो को डिवाइड कौन करता है? एपिथीलियम। तो एक और लेयर है एपिथीलियम जो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो को डिवाइड करता है।
फिर बीच में छोटा सा पतला सा कटिलेडन पाया जाएगा जिसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है, पतला सा कटिलेडन पाया जाएगा जो फूड स्टोर यहाँ पे उतना नहीं कर रहा है। और फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एम्ब्रायो है। अब एम्ब्रायो के भी कुछ कुछ रीजन है, जैसे ये जो पार्ट है ये है रेडिकल, इसको कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है, कोलियोरिजा। तो ये पार्ट रेडिकल है, इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कोलियोरिजा। ये पार्ट जो है वो प्लूम्यूल है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट कोलियोरिजा। फिर ये अंदर वाला पार्ट क्या है, प्लूम्यूल, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियोप्टाइल। तो ये था मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एक एक करके। द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो आर सेपरेटेड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर, जो हमने पढ़ लिया। एल्यूरोन लेयर क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, ये प्रोटीन रिच लेयर है जो एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है। फिर एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कटिलेडन जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है, ये ना के बराबर फूड स्टोर करता है। अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल, radical is pointed towards the pointed end and is enclosed in a protective sheath जिसको बोलते हैं कोलियोरिजा। तो कोलियोरिजा क्या कर रहा है, रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और प्लूम्यूल इज टुवर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड, तो अपर साइड में कौन है, प्लूम्यूल, एंड लोअर साइड में कौन है, रेडिकल। तो प्लूम्यूल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव शीथ जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्लियर है। तो बीन सीड एंड मेज सीड में कुछ डिफरेंसेस पे ध्यान देंगे। अब बीन सीड में 2 कटिलेडन होते हैं, मेज सीड में एक ही कटिलेडन था जिसको स्क्यूटेलम बोला गया। बीन सीड में कोई एंडोस्पर्म नहीं है, मेज सीड में एक बड़ा सा एंडोस्पर्म है जो फूड प्रोवाइड कर रहा है। फिर बीन सीड में एक लार्ज एम्ब्रायो है, मेज सीड में एक स्मॉल एम्ब्रायो है जिसको आप उतना क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। बीन सीड में प्लूम्यूल लीव जो होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, ठीक है, और मेज सीड में प्लूम्यूल लीव्स क्या है, रोल्ड होते हैं, ठीक है। तो एक में फोल्डेड, एक में रोल्ड। फिर प्लूम्यूल बड़ा होता है, प्लूम्यूल छोटा होता है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल आप क्लियरली देख सकते हो, हाइलम एंड माइक्रोपाइल क्लियरली नहीं देख सकते इस केस में। सीड सेपरेटली कंटेन्ड इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, तो फ्रूट में एक रीजन होता है, ठीक है, जैसे पपाया में आप देख सकते हो, पपाया में यहाँ पे एक रीजन होता है जिसमें बहुत सारे सीड्स भरे हुए होते हैं, तो इस रीजन को बोलते हैं पॉड, ठीक है। तो ये इस केस में होगा। तो सीड्स जो होते हैं वो सेपरेटली पॉड में प्रेजेंट होते हैं, पर इस केस में क्या होता है, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट ऐसा करके कुछ नहीं है। द सीड वॉल एंड द फ्रूट वॉल फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल ग्रेन विथ नो सेपरेट सीड, ठीक है। अब ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। हमने मोनोकॉट सीड का भी स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है, हमने डाइकॉट सीड को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग ध्यान देंगे सेकंड पोर्शन पे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि जर्मिनेशन क्या है, और जर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान देना। तो जर्मिनेशन क्या है, सबसे पहले सीड एंड डॉर्मेंसी क्या है वो देखते हैं। सीड्स कंटेन अ डॉर्मेंट एम्ब्रायो, ये जो एम्ब्रायो है ना वो इनएक्टिव है, पर ये कब तक इनएक्टिव रहेगा, जब तक इसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगे। डॉर्मेंसी डिफाइन करने को आ सकता है, डॉर्मेंसी इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट वेयर द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर गोइंग ऑन बट आर वेरी स्लो एंड लिटिल एनर्जी इज यूज्ड। तो डॉर्मेंसी सीड का वो स्टेज है जिसके अंदर सीड मैच्योर हो रहा होता है, लाइफ एक्टिविटीज कैरी ऑन मतलब कंटिन्यूड रहती हैं, पर उतनी ज्यादा मतलब विगरसली नहीं हो रही है, ठीक है, उतने ज्यादा फास्ट नहीं हो रही है। द एम्ब्रायो रिमेन्स डॉर्मेंट अंटिल एक्सपोज टू प्रॉपर कंडीशंस। जर्मिनेशन को भी डिफाइन करने आ सकता है, ठीक है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग। सीडलिंग क्या है, एक छोटा सा बेबी प्लांट, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम अ डेवलप्ड embryo when a dry dormant seed begins to grow by using water, warmth and oxygen। तो जब एक ड्राई सीड को, डॉर्मेंट सीड को ये 3 कंडीशंस मिलते हैं, वाटर, वार्मथ एंड ऑक्सीजन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं मिला तो जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशंस मिलते हैं तो ये सीड मैच्योर होता है, एक्टिव स्टेज में आ जाता है, एंड उसके बाद एक बेबी प्लांट इस सीड से बाहर आता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन।
A fresh seed generally won't germinate even if conditions are favorable, as it must pass through a period of dormancy to undergo physiological maturation. तो अगर एक fresh seed है जिसने अपना डॉर्मेंट स्टेट गुजारा नहीं है अभी तक, फिर भी अगर उसको आप तीनों कंडीशंस भी दे दोगे ना, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि डॉर्मेंसी एक सीड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी के दौरान ही सीड प्रॉपरली मैच्योर हो पाता है ताकि वो आगे जाकर के जर्मिनेट कर सके। तो अगर एक फ्रेश सीड को आप तीनों कंडीशंस दे देते हो, फिर भी वो इतना जल्दी मैच्योर इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना जो डॉर्मेंसी का स्टेज है ना वो कंप्लीट नहीं किया है। डॉर्मेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैच्योरेशन ऑफ द सीड। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जो बहुत जरूरी है सीड में? सबसे पहले क्या है? वाटर। अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल के थ्रू सीड वाटर अब्सॉर्ब करता है। वाटर अब्सॉर्ब करके सीड फूल जाता है, सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, एंड उसी के बाहर प्लांट आ पाता है। मतलब उसी से बाहर प्लांट आ पाता है ना, सीड कोट को रप्चर करके, फाड़ के। रप्चर्स अलाउइंग द एलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? शूट बाहर नहीं आएगा, सबसे पहले रेडिकल बाहर आएगा, एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द रूट्स। ठीक है, तो रूट्स क्यों पहले फॉर्म हो जाने चाहिए? ताकि जो फर्दर मिनरल्स है, वाटर है, वो सीड को मिल सके। अब वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द कटिलेडन्स और एंडोस्पर्म। देखो, जो कटिलेडन्स में जो फूड होता है ना, वो डायरेक्टली एम्ब्रायो कंज्यूम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको पहले वाटर अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। कटिलेडन्स के अंदर का जो फूड है वो वाटर के साथ एक सोल्यूशन बनाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर एम्ब्रायो उसको धीरे धीरे करके यूज कर सकता है। ठीक है, तो बिना वाटर के एम्ब्रायो कटिलेडन्स का फूड भी यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सूटेबल टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इज अ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज रैपिड सेल डिविजन। सेल डिविजन बहुत जल्दी होता है जर्मिनेशन के टाइम पे, क्योंकि अगर सेल्स डिवाइड करेंगे तभी ना वो प्लांट बड़ा हो पाएगा। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन सेल डिविजन बहुत फटाफट होता है। तो सेल डिविजन फटाफट हो, इसलिए प्लांट को लगती है एनर्जी। वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? फूड और ऑक्सीजन जब साथ में केमिकली रिएक्ट करेंगे तब वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो during germination there is rapid cell division and cell growth for which energy is required. This energy is available only by respiration and hence oxygen is needed. तो respiration अगर करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, सेल डिविजन करना है, तो ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा। इसीलिए सीड्स को ज्यादा अंदर नहीं सो किया जाता है, थोड़ा ऊपर ऊपर ही सीड्स को लगाया जाता है। अब इसके दो रीजंस है। सबसे पहले, अगर हम लोग बहुत ज्यादा अंदर सीड्स को ग्रो करवाते हैं, मतलब प्लेस करते हैं, तो सीड सफोकेट हो सकता है, उसको प्रॉपरली एयर नहीं मिल पाएगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। दूसरा बात क्या है कि सीड के ऊपर जितना ज्यादा सॉइल रहेगा, जितना बड़ा लेयर होगा, तो वो जो बेबी प्लांट है ना वो बाहर नहीं आ पाएगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इतने बड़े लेयर को क्रॉस करके फिर बाहर निकलना। इसलिए सीड थोड़ा ऊपर होता है। तो seeds sown very deep in the soil fail to germinate due to two main reasons. Insufficient supply of oxygen, जितना नीचे सीड रहेगा, जितना सॉइल के अंदर रहेगा, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी। और दूसरा क्या है? insufficient pushing force in the embryonic part. एम्ब्रायो में उतना दम नहीं है कि वो पूरा पुश करके इतने बड़े लेयर को क्रॉस करके बाहर निकल सके। ठीक है, to break through the upper layers of the soil. अब ध्यान देंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे। सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो वाटर है वो सीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने दो बीकर लिए, ए विथ अ वेट कॉटन वुल, बी विथ ड्राई कॉटन वुल विथ सीड्स। तो कॉटन वुल लिया गया एंड उसके ऊपर सीड्स रख दिए गए। एक जो कॉटन वुल है वो वेट है, एक है ड्राई। तो वेट वाले के ऊपर सीड्स रखे हुए हैं और ड्राई वाले के ऊपर भी सीड्स रखे हुए हैं। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि जो वेट वाले जो सीड्स है वो जर्मिनेट कर गए, पर जो ड्राई वाले थे वो नहीं कर पाए, जिससे क्लियरली प्रूव होता है कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। सीड्स इन A that is wet germinate, seeds in B that is dry do not germinate,
कंक्लूजन क्या है इससे, वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। पर इस केस में आपको ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो और जो सीड्स है उनको ऑक्सीजन एडिक्वेटली मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर दोनों चीज फुलफिल्ड है और फिर भी अगर कोई सीड ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, उसे वाटर नहीं मिल रहा। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, ये देखना कि सूटेबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो हमने फिर 2 बीकर लिए हैं। बीकर ए क्या है, वेट कॉटन वुल पे सीड्स लिए हैं हमने इन अ ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो एक जो सीड है, एक जो सेटअप है, उसको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो फेवरेबल टेम्परेचर है, वही मिल रहा है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। पर जो दूसरा जो बीकर है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, जिसके वजह से उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसको एक कोल्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है। बाकी दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, वाटर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, बस टेम्परेचर ढंग का नहीं मिल रहा। तो अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशन, सीड्स इन ए जर्मिनेट, सीड्स इन बी जो रेफ्रिजरेटर में थे दे डू नॉट जर्मिनेट। इससे कंक्लूजन क्या है, सूटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में जर्मिनेशन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट फॉर एयर दैट इज ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 बीकर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पायरोगेलिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में पायरोगेलिक एसिड को हैंग कर दिया गया है इनसाइड द बीकर, और एक केस में क्या है, प्लेन वाटर है, और दोनों में सीड्स है, दोनों में वेट कॉटन वुल प्लेस किया गया है। तो कुछ टाइम बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे, अब मैं बता देती हूँ, पायरोगेलिक एसिड रखने से जितना भी इस बीकर में ऑक्सीजन है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इस सीड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ 2 conical flask A and B with soaked gram seeds on wet cotton wool. Flask A contains plain water. Seeds have access to dissolved oxygen. Flask B contains a small test tube with alkaline pyrogelic acid. ये क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेता है, तो सीड्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्लास्क ए में जो सीड्स थे वो जर्मिनेट कर गए, पर जो बी में जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं कर पाए। फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा, एयर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, जो है 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 3 अलग अलग सीड्स को प्लेस किया गया है, एक प्रॉपरली पूरा वाटर में डूबा हुआ है, दूसरा बीच में है, एंड तीसरा क्या है, एकदम टॉप पे है। तो देखते हैं इनमें से कौन जर्मिनेट करता है। इसमें सबसे टॉप सीड जो है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है पर पानी नहीं मिल रहा। एकदम जो टॉप पे है इसको ऑक्सीजन तो मिल रहा है पर इसको पानी नहीं मिल रहा, तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। जो मिडिल वाला जो सीड है इसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो ये जर्मिनेट करेगा। ये रहा मिडिल वाला सीड, क्योंकि देखो स्लाइटली पानी में भी डूबा हुआ है, एकदम हल्का सा, तो इसको पानी भी मिल रहा है एंड प्लस इसको ऊपर से ऑक्सीजन भी मिल रहा है। फिर जो बॉटम सीड है, इट गेट्स वाटर बट वेरी लिटिल ऑक्सीजन। तो जो एकदम अंदर डूबा हुआ है ना जो सीड, उसको बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है पर उसको वाटर अच्छे से मिल रहा है। तो ये जो सीड है, इट डज नॉट जर्मिनेट, स्टॉप जर्मिनेटिंग आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल। तो ये उतना अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही कम है। तो थोड़ा बहुत कर सकता है जर्मिनेट, पर पूरा जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से, कि वाटर, ऑक्सीजन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं मिलता है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इनफैक्ट तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के बारे में। यहाँ पे हमने एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल के बारे में पहले भी पढ़ा था। ये जो ऊपर डायग्राम है, जो बीन सीड वाला जो डायग्राम था, कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो रीजन है ये क्या है, हाइपोकॉटिल है, और ये जो रीजन है एम्ब्रायो का, ये क्या है, एपिकॉटिल है। तो कुछ कुछ केसेस में हाइपोकॉटिल पहले लंबा हो जाता है, कुछ कुछ केसेस में एपिकॉटिल पहले लंबा हो जाता है। तो जिस केस में हाइपोकॉटिल पहले लंबा हो जाएगा उसको बोलेंगे एपीजियल जर्मिनेशन, जिस केस में एपिकॉटिल पहले लंबा हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन।
ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में लंबे नहीं होते हैं, दोनों में से कोई एक ही पहले लंबा होता है। तो उस बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। यहाँ पे दिख सकता है, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कटिलेडन्स एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एपिकॉटल। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकॉटल। अब जर्मिनेशन के टाइम पे या तो एपिकॉटल एलोंगेट होता है या तो हाइपोकॉटल। तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल और ये है एपीजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। हाइपोजियल में होता क्या है? कटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। तो इस केस में कटिलेडन्स अंडरग्राउंड ही है, प्लांट पहले बाहर आ गया है, जो कटिलेडन्स है वो अंडरग्राउंड ही है। तो ये जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है। इस केस में एपिकॉटल जो है वो पहले ही लंबा हो जाता है, एग्जाम्पल पी ग्राम। अब एपीजियल जर्मिनेशन क्या है? इसमें कटिलेडन्स भी ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं, कटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो कटिलेडन्स है ये ग्राउंड के बाहर आ गए। तो ये क्या है? एपीजियल जर्मिनेशन। इस केस में हाइपोकॉटल जो होता है वो पहले इलोंगेट हो जाता है, पहले लंबा हो जाता है, एग्जाम्पल कैस्टर और बीन। तो ये थे दो तरह के जर्मिनेशन। अब विविपैरस जर्मिनेशन भी एक तरह का जर्मिनेशन होता है। इस केस में क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो फ्रूट के बाहर नहीं आते, सीड्स फ्रूट के अंदर ही मतलब जर्मिनेट हो जाते हैं, और जब वो सीडलिंग भारी हो जाता है ना, तब वो प्लांट से डिटैच हो जाता है और एक नया प्लांट बना लेता है। A special mode of seed germination where the seeds germinate while they are still attached to the plant and inside the fruit। तो फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो गया। अभी तक नॉर्मली क्या पढ़ रहे थे, जो सीड था वो फ्रूट के बाहर आ गया था और फिर वो ग्राउंड में उसको प्रॉपर कंडीशंस मिले, फिर वो ग्रो किया प्लांट में। इस केस में क्या है, जो सीड है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर चुका है। When the seedling becomes heavy enough, it detaches and drops into the ground or mud, establishing itself quickly। तो जब वो सीडलिंग भारी हो जाता है वो ग्राउंड पे गिर जाता है या कहीं और गिर जाता है और फिर वो एक नया प्लांट में ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल जैसे राइजोफोरा हो गया, सोनरेशिया हो गया। तो ये सब मैंग्रोव प्लांट्स में काफी देखने को मिलता है, जहाँ के जो कंडीशंस है वो क्या है, सॉल्टी या मडी वाटर में ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। अब सीडलिंग स्टेज के बारे में बात करते हैं। जब छोटा सा प्लांट निकल जाता है ना सीड से, तो उसके बारे में बात करना है। सीडलिंग क्या है? अ सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड बिफोर इट हैज बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन द सीड्स। तो सीडलिंग क्या है? एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, जो सीड से बाहर आया है और अभी तक उसके कटिलेडन्स यूज नहीं हुए, तो तब तक उसको आप क्या बोलोगे? सीडलिंग बोलोगे। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट जो सीड के बाहर आ चुका है पर उसके कटिलेडन्स में अभी भी फूड है, तो जब तक वो फूड पूरा यूज्ड अप नहीं हो जाएगा तब तक उस प्लांट को क्या बोलेंगे? सीडलिंग। एक बार वो फूड यूज अप हो गया तब वो प्लांट जो है, वो जो सीडलिंग है, वो खुद फोटोसिंथेसिस करेगा और धीरे धीरे एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीडलिंग क्या है? वापस देखते हैं। इट इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड before it has become wholly independent of the food stored in the seed। अब रोल ऑफ डिफरेंट सीडलिंग पार्ट। सबसे पहले रूट्स का क्या रोल है ये तो पता ही है हम सबको, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। लीव्स का क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए फूड बनाना। मैच्योरेशन किसको बोलते हैं? जब ये यंग छोटा सा प्लांट आगे जाकर के बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसी पीरियड को बोलते हैं मैच्योरेशन। The young plant keeps growing, eventually become a mature plant that produces flowers and seeds in its turn। तो ये किससे निकला था? ये जो प्लांट खुद सीड से निकला था ना, खुद पहले क्या था ये स्टेज? फ्लावर, फिर फ्लावर से फ्रूट बना, फिर फ्रूट से सीड बना, सीड से एक बेबी प्लांट बना। अब जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा ना, और जब ये खुद केपेबल हो जाएगा फ्लावर्स प्रोड्यूस करने को, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने को, सीड्स प्रोड्यूस करने को, तब इसको बोलेंगे एक मैच्योर प्लांट। ठीक है, उस स्टेज को बोलते हैं मैच्योरेशन। तो ये साइकिल कभी एंड नहीं होता, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, अगर उसमें कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।